आज मैं सभी स्टूडेंट्स का अपने ई क्लासरूम में वेलकम करता हूँ। आज हम इस वीडियो के अंदर अपने टॉपिक गवर्नमेंट बजट इन द इकोनॉमी के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। इस पार्ट 2 के अंदर हम अपनी पिछली वीडियो के बाकी कंटेंट्स को कंटिन्यू करते हुए इसके गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी के 2 सब टॉपिक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पिछली वीडियो के अंदर हमने जो 2 टॉपिक्स कवर किए थे वो थे मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट और दूसरा है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। आज इसी कंटिन्यूएशन में हम 2 फर्दर सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। वो है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट, जिसके अंदर हम गवर्नमेंट बजट के रिसिप्ट्स और पेमेंट साइड पे फोकस करेंगे, यानी कि कहाँ से सरकार जो है पैसा रिसीव करती है और सरकार कहाँ पैसा खर्च करती है। और इसी पे फोकस करते हुए इसके एक पार्ट को हम फोकस करेंगे इस पर्टिकुलर क्लास में आज, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स के बारे में बात करेंगे कि रिसिप्ट जो सरकार पैसा रिसीव कर रही है उसे हम कितने सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और उनके पीछे क्या क्या लॉजिक है जिससे सरकार जो पैसे रिसीव करती है उन्हें डिवाइड करते हैं। हालांकि इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम आगे आने वाले टॉपिक्स और स्लाइड्स के बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हम जान सकते हैं कि गवर्नमेंट रिसिप्ट्स के जो है 2 पार्ट्स हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स, और इन्हीं रिसिप्ट्स को हम फर्दर सब टॉपिक्स की तरह आगे आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले हमारे स्क्रीन पे गवर्नमेंट बजट है, उसका स्ट्रक्चर है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो गवर्नमेंट बजट के स्ट्रक्चर के अंदर 2 पार्ट्स हैं। पहला है बजट रिसिप्ट, दूसरा है बजट एक्सपेंडिचर। जैसे कि आप इसको कंपेयर कर सकते हैं ऐसे कि एक तराजू की तरह, कि गवर्नमेंट बजट का एक तराजू की तरह है जहाँ पर उसको 2 चीज़ों के बीच में बैलेंस मेंटेन करना है, एक रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स। ये सिर्फ गवर्नमेंट बजट ही नहीं, कोई भी बजट, सपोज आप एक इंडिविजुअल बजट भी अगर कोई व्यक्ति बनाता है तो उसको हमेशा बजट बनाते वक्त जब बजट को क्लासीफाई करेगा तो उसे 2 सेगमेंट्स पे फोकस करना पड़ेगा। पहला बजट रिसिप्ट्स और दूसरा बजट एक्सपेंडिचर, यानी कि कहाँ से वो पैसा रिसीव कर रहा है और कहाँ वो स्पेंड कर रहा है। उसी वे में गवर्नमेंट को भी इन्हीं 2 सेगमेंट्स पे फोकस करना पड़ता है। पहला बजट रिसिप्ट, कहाँ से सरकार पैसा रिसीव करेगी, और दूसरा बजट एक्सपेंडिचर। इन रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स को गवर्नमेंट बजट टॉपिक के अंदर हम 2 सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज रेवेन्यू एंड अदर इज कैपिटल, और एक रेवेन्यू है दूसरा कैपिटल। और जो इनका आधार है जिस बेसिस पे हम रेवेन्यू और कैपिटल में डिस्टिंग्विश करते हैं, वो आधार जो बेसिकली है वो एसेट और लायबिलिटीज़ का आधार है, जिसके बारे में हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि क्या एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। एक और हमारे लिए कुछ न्यू वर्ड्स आए कि व्हाट इज़ एसेट, व्हाट इज़ लायबिलिटीज़। लेकिन उसके बारे में जानने से पहले हम इस स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा फोकस और करते हैं। इन जो रिसिप्ट्स होंगी, इन रिसिप्ट्स को भी 2 सब पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। और जो बजट रिसिप्ट्स हैं उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, रिकवरी ऑफ लोन्स, बोरोइंग्स एंड अदर रिसिप्ट्स। सिमिलरली टैक्स रेवेन्यूज़ को भी हम 2 पार्ट्स में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, और नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ को हम इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड, फीस, फाइन्स, एस्टैट, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, इन सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर कहूँ तो ये सारे के सारे हेड्स वो हैं जो गवर्नमेंट के लिए इनकम या रेवेन्यू का सोर्स है, यानी पैसे का सोर्स है, यानी कि इन सभी से सरकार को कहीं ना कहीं से पैसा रिसीव होता है। लेकिन इनके सब हेड्स क्या हैं और हेड्स क्या हैं, चलो उसको जानने से पहले जल्दी से जानते हैं उन बेसिक वर्ड्स के बारे में जिसके बेसिस पे ये डिविजन्स होते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड्स पे आते हैं। तो सबसे पहले हमारे 3 नए वर्ड्स हैं जो इस स्लाइड के अंदर हम पढ़ेंगे आज। पहला है रिसिप्ट्स, दूसरा है एसेट्स, तीसरा है लायबिलिटीज़। तो पहले जानते हैं रिसिप्ट्स क्या होती है। देखिए, रिसिप्ट्स का मतलब है इनकमिंग ऑफ मनी या फ्लो ऑफ मनी। तो जब आपके पास पैसा आता है वो हम रिसिप्ट्स के तौर पर हम कहते हैं। अक्सर आप देखते होंगे जब आप अपने फादर से बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं तो आपकी कोई इनकम तो है नहीं, तो ऐसे केस में आपको पैसा कहाँ से मिलेगा। तो हो सकता है आपके पिताजी आपको पॉकेट मनी दें। तो वो पॉकेट मनी जब आपके पिताजी ने आपको दी तो वो जो पैसा आपके पिताजी ने जब आपको दिया तो वो पैसा आपके पास आया, यानी इनफ्लो ऑफ मनी हुआ। जब पैसा आपके पास आया तो दैट काइंड ऑफ इनफ्लो इज नथिंग बट कॉल्ड एज रिसिप्ट्स। तो इसी आधार पर अगर हम देखें तो रिसिप्ट्स क्या है, इट रेफर्स टू रिसीविंग मनी और एसेट्स बाय एन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम एन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय देम। अगर हम इकोनॉमिक्स में बात करें, गवर्नमेंट बजट में बात करें, तो ये वो पैसा मनी की फॉर्म में और एसेट की फॉर्म में जो गवर्नमेंट रिसीव कर रही है बाय परफॉर्मिंग एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि जो पैसा सरकार रिसीव कर रही है कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद, सच काइंड ऑफ मनी आर कॉल्ड एज रिसिप्ट्स। अब दूसरा जानते हैं एसेट और लायबिलिटीज़। और एसेट और लायबिलिटीज़ क्या है। देखिए, एसेट्स के लिए हम सिंपल सा एक वर्ड जानते हैं। एसेट्स में हम सिंपल सा वर्ड कहेंगे व्हाट वी ओ।
व्हाट वी ओन यानी कि किस पे हमारा अधिकार है, जहाँ पर हमारा ओनरशिप राइट है, और इसी आधार पर मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है। इट रेफर्स टू द ओनरशिप राइट ऑफ एन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन ओवर अ पर्टिकुलर कमोडिटी फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड विच हैव मॉनेटरी वैल्यू। यानी कि आपका किसी चीज़ पर कोई अधिकार है जिसको आप कहते हैं कि ये मेरी है, ये हाँ, इस पर आप अपना अपना ओनरशिप राइट आप डिस्कस कर सकते हैं, और उसी ओनरशिप राइट के बेसिस पे आप क्या करते हैं, वो आप उस पर वो आपके लिए एक एसेट है। लेट्स टेक एग्जांपल, जैसे एक हमारे कार्टूनर्स में एग्जांपल है, एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स। अब ये मिस्टर एक्स जो है ये अपने लिए एक घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन घर की कीमत 50 लाख है और कार खरीदना चाहते हैं 10 लाख है। तो इसके लिए वो एक बैंक जाते हैं और बैंक जाकर वो एक लोन के लिए अप्लाई करते हैं। बैंक उनके क्रेडेंशियल देखकर, उनकी चीज़ों को देखकर उनको कहते हैं कि हाँ, वो 60 लाख रुपए का उनको लोन देने को तैयार हो जाता है। इस तरीके से वो अपने लिए 60 लाख रुपए से अपने लिए घर और कार खरीदते हैं। तो अगर अब बात किया जाए तो घर और कार पे मालिकाना हक किसका है, ओनरशिप राइट किसका है, मिस्टर एक्स का। तो मिस्टर एक्स का कार और घर पे ओनरशिप राइट है, और क्योंकि ये मिस्टर एक्स का कार और घर पे ओनरशिप राइट है, तो इसीलिए कार और घर मिस्टर एक्स के लिए एक एसेट है। तो आप देख सकते हैं एसेट कॉलम में हाउस 50 लाख का और कार जो है 10 लाख की, ये मिस्टर एक्स के लिए एक एसेट है, जो मिस्टर एक्स जिससे अपनी इनकम क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि जिससे जो मनी फ्लो है, जो एक एसेट है, जो उसके लिए उनके लिए वैल्यू है, वो उनकी एसेट्स हैं। दूसरा अगर बात करें लायबिलिटी, तो लायबिलिटीज़ क्या है, लायबिलिटी व्हाट वी ओ, यानी कि जो हमें, जिस पे हम ऑब्लिगेशन है हमें पे करने के लिए। अगर हम कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और उस इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करने की वजह से, चाहे वो कंजम्पशन हो सकता है, चाहे वो कोई और एक्टिविटी हो सकती है, उस एक्टिविटी के लिए अब हम कुछ पे करने के लिए लायबल हों, यानी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि जो चीज़ हमने कंज्यूम की है, जो चीज़ हमने यूज़ की है, उसके लिए हमें कुछ उनको पे करना पड़े, उनको वापस करना पड़े, यानी हमारी देनदारी बने कि हमें उनको रिटर्न करना पड़ेगा। इस तरह का पैसा जो है उसको हम लायबिलिटीज़ कहते हैं। इसके लिए जो कॉमन वर्ड यूज़ करेंगे व्हाट वी ओ, यानी कि क्या हमें पे करना है, क्या हमारी जिम्मेदारी है, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या हमारे पर डेट है, क्या हमारे पास कर्ज है कोई जो हमें पे करना है, हमारी दायित्व क्या है, उसको हम लायबिलिटी कहेंगे। तो इसी केस में देखते हैं, तो मिस्टर एक्स के ऊपर देनदारी है, मिस्टर एक्स को बैंक को देना है, मिस्टर एक्स को बैंक को देना है 60 लाख रुपए, क्योंकि उन्होंने उससे लोन लिया है। तो ये लोन मिस्टर एक्स के लिए लायबिलिटी है। तो क्विकली रिव्यू करते हैं, जल्दी से रिव्यू करते हैं कि एसेट्स क्या है और लायबिलिटीज़ क्या है। तो एसेट हम कहेंगे कोई भी एक एसेट, कोई भी एक ऐसा कमोडिटी जिसका मार्केट में कोई मॉनेटरी वैल्यू है और जिसके ऊपर आपका कोई ओनरशिप राइट है, तो वो आपके लिए एसेट है। और अगर लायबिलिटी की बात करें तो ऐसा कोई अगर हम लायबिलिटी की बात करें तो ऐसा कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आपने परफॉर्म की है जिसकी वजह से आप ऑब्लाइज हैं पे करने के लिए, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है पे करने के लिए कि आपको उसको पे करना पड़ेगा, तो वो आपके लिए लायबिलिटी है। अब इसी एसेट और लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को अगर हम गवर्नमेंट कंटेक्स्ट में समझें, तो हम समझेंगे कि इसी एसेट्स और लायबिलिटी के बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि सरकार जो पैसा रिसीव कर रही है वो पैसा रेवेन्यू रिसिप्ट होगा कि कैपिटल रिसिप्ट होगा। तो वो कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, तो देखते हैं फटाफट अगली स्लाइड। देखिए, अगर सरकार जो पैसा रिसीव कर रही है उस पैसे से ना तो सरकार की कोई लायबिलिटी क्रिएट हो, यानी कि ना तो उसकी कोई देनदारी बढ़े, और ना ही उसकी एसेट्स रिड्यूस हो, ना ही उसकी कोई एसेट डिक्रीज हो, और फिर भी मनी का फ्लो उसके पास आए, तो इस तरह के रिसिप्ट्स को हम रेवेन्यू रिसिप्ट डिफाइन करते हैं। तो अगर हमें रेवेन्यू रिसिप्ट आइडेंटिफाई करना है कि सरकार के पास जो पैसा आया है वो किस प्रकार की रिसिप्ट है, उसके लिए हमें फोकस करना पड़ेगा दो वर्ड्स को, नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी, फर्स्ट वर्ड, सेकंड नॉर कॉज रिडक्शन इन एसेट, यानी कि ना तो वो कोई लायबिलिटी क्रिएट करे और ना कोई एसेट्स को डिक्रीज करे। इस तरह का अगर सरकार के पास कोई पैसा आता है तो उस पैसे को हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहेंगे। लेकिन अगर सरकार के पास पैसा कुछ इस प्रकार से आए कि जिससे या तो सरकार की कोई लायबिलिटी क्रिएट हो, सरकार की कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, या सरकार की कोई एसेट्स जो है वो कम हो रही हैं, उस तरह का अगर सरकार के पास पैसा आता है तो इस तरह के पैसे को हम जो है कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स टेक ये गवर्नमेंट, इस एग्जाम्पल देख सकते हैं गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पैसा रिसीव कर रही है, तो यहाँ इनफ्लो ऑफ मनी हो रहा है, जैसे कि इसमें देख सकते हैं इनफ्लो ऑफ मनी फॉर गवर्नमेंट के लिए मनी का इनफ्लो हो रहा है। अब ये इनफ्लो कैसा हो रहा है, तो इसका एक हिस्सा है कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि अगर सरकार कोई अपनी एसेट्स बेचे, अगर सरकार अपनी कोई एसेट्स बेचे तो एसेट्स बेचेगी तो उसके बाद सरकार के पास जो पैसा आएगा, वो जो पैसा आएगा वो उसकी एसेट्स को कम करके आएगा,
उदाहरण के लिए पीएसयू, पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि कोई ऐसा उद्योग जिस पे सरकार का ओनरशिप राइट है। तो अगर सरकार के पास कोई उद्योग है, उस उद्योग यानी उस उद्योग में ज़मीन होगी, कोई फैक्ट्री होगी, कोई उद्योग में प्रोडक्शन यूनिट होगा, वो पूरा का पूरा यूनिट जो है सरकार की एक एसेट है, क्योंकि सरकार उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है, सरकार उसका ओनरशिप राइट सरकार के पास है। अब सरकार उस उद्योग को अगर किसी प्राइवेट सेक्टर को बेचती है, तो यानी कि उस जैसे उसने उसको बेचा, तो सरकार की जब बेचने से उसको पैसा रिसीव होगा। भाई आप भी अपना कोई सामान अगर बाजार में बेचते हैं तो उससे आपको पैसा मिलेगा। सपोज आपके पास एक मोटरसाइकिल है, वो मोटरसाइकिल आप जाके बाजार में बेचते हैं तो आपको पैसा मिलेगा। अब मोटरसाइकिल किसकी थी? पहले मोटरसाइकिल आपकी थी, उस पर ओनरशिप राइट किसका था? आपका था। तो मोटरसाइकिल आपके लिए क्या हो गई? आपके लिए एसेट हो गई। लेकिन जब आपने उसको बेचा तो आपको क्या मिला? पैसा मिला। तो ये पैसा कैसे मिला? ये पैसा आपको सामान बेच के मिला, यानी कि एसेट्स को डिक्रीज कर कर मिला। इस तरह का पैसा जब आप कोई अपना एसेट बेच कर रिसीव करते हैं तो वो किस तरह की रिसिप्ट्स हैं? वो आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, क्योंकि इसमें आपकी रिडक्शन इन एसेट्स हुआ है। सिमिलरली अगर आप किसी से लोन ले लेते हैं, तो क्या होगा? पैसा तो आपके पास आएगा, लेकिन उस लोन लेने की वजह से आपके ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट होगी, और जो लायबिलिटी क्रिएट होगी वो लायबिलिटी आपको फ्यूचर में तो पे ऑफ करनी पड़ेगी। यानी कि आपने अभी पैसा तो रिसीव किया, पर वो पैसा रिसीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ा? आपको एक लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ी। तो इस प्रकार से जब आप कोई पैसा रिसीव करते हैं जिससे आपकी या तो एसेट्स कम हो या लायबिलिटी क्रिएट हो, इस तरह के रिसिप्ट्स को हम कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा पैसा रिसीव करें जिससे ना तो आपकी कोई एसेट जाए और ना आपके ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट हो, जैसे कि एग्जांपल तौर पर अगर आप मान लीजिए कहीं अर्निंग के लिए जाते हैं, अब आप अर्निंग के लिए जाते हैं तो आप जो रोज़ मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बाद जो आप पैसा रिसीव करेगा वो आपकी इनकम है। उसके लिए ना तो आपने अपनी कोई लायबिलिटी क्रिएट की, ना आपने कोई एसेट डिक्रीज की, फिर भी पैसा आपके पास आया। इस तरह के सभी पैसे को, इस तरह के पैसे को हम बोलते हैं, इस तरह का जो रिसिप्ट आप रिसीव करते हैं उसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। अब गवर्नमेंट कंटेक्स्ट में समझते हैं। अब मान लीजिए गवर्नमेंट इस तरह से कैसा पैसा इकट्ठा करती है, गवर्नमेंट के पास वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू रिसिप्ट्स इकट्ठा कर सकती है, जिससे ना तो कोई एसेट्स कम हो ना लायबिलिटी बढ़े। मान लीजिए सरकार ने किसी को पैसा दिया हुआ है लोन पे, उस पर सरकार को इंटरेस्ट मिला, तो जब सरकार को इंटरेस्ट मिला उस पर, तो वो सरकार की अर्निंग है। अब उसका जो लायबिलिटी सरकार की थी वो तो उतनी ही है आउटस्टैंडिंग जो है, और जो असेट्स थी वो भी उतनी ही है। ना तो जो उसकी लायबिलिटी बढ़ रही है और ना ही उसकी एसेट्स कम हो रही हैं, फिर भी सरकार पास पैसा आ रहा है, तो इस तरह के इनकम को सरकार के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलेंगे। या मान लीजिए आपने एक साथ देखा होगा, आप रेड लाइट क्रॉस कर दें और वो रेड लाइट क्रॉस करने से आपको फाइन पे करना पड़ेगा, आपको पेनल्टीज़ पे करनी पड़ेंगी। ये फाइन और पेनल्टीज़ जो है ये एक तरह का आपको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए लगाई जाती हैं कि आप जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखें, पर फिर भी ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक रेवेन्यू का सोर्स है। और पर इस पर ना तो सरकार की कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है और ना ही एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो अगेन सच काइंड ऑफ मनी इनकम रिसीव बाय द गवर्नमेंट, इस तरह की कोई भी पैसा जो सरकार रिसीव करती है, इन सबको हम सरकार के रेवेन्यू रिसिप्ट्स हेड के अंदर डालते हैं। करेक्ट। तो अब इसी रेवेन्यू रिसिप्ट्स को जो अभी आज हम इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स पे जब फोकस कर रहे हैं और कैपिटल रिसिप्ट फोकस कर रहे हैं, तो पहले इसमें से फर्स्ट टॉपिक देखें रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स को फोकस करते हैं, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स में भी यानी कि वो पैसा जो सरकार रिसीव कर रही है जिससे ना तो सरकार की कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है ना एसेट्स डिक्रीज हो रही हैं, तो ऐसे पैसे को भी हम दो सेगमेंट्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। वन इज टैक्स रिसिप्ट्स, अदर इज नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। सो व्हाट इज टैक्स रिसिप्ट्स एंड व्हाट इज नॉन टैक्स रिसिप्ट्स? देखिए टैक्स क्या है ये तो हम पहले एक स्लाइड में जान चुके हैं, इसको हम दोबारा एक बार रिव्यू कर लेते हैं। जो हमने टैक्स के बारे में जाना था कि व्हाट इज टैक्स, तो हमने देखा था कि टैक्स क्या है? सरकार के रेवेन्यू का सोर्स है। वो एक कंपलसरी पेमेंट है जो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को सरकार को देनी पड़ेगी, जो कोई बिना डायरेक्ट बेनिफिट के सरकार जो है रिसीव करती है। तो यानी कि दोबारा रिपीट करें, क्या है टैक्स? तो टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है, हर एक इंडिविजुअल को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा विदाउट रिसीविंग एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न, बिना किसी डायरेक्ट बेनिफिट के। हाँ, वो सरकार की मर्जी है, वो उसके बदले में बाद में आपको कुछ देती है कि नहीं देती, वो बात अलग है। तो ये क्या है? टैक्स रिसिप्ट्स क्या है? सरकार के लिए वो सारा पैसा जो सरकार रिसीव करती है, वेरियस सोर्स ऑफ टैक्स जो या ड्यूटीज उसने इम्पोज की हुई हैं गवर्नमेंट ने, वो सारा सरकार के लिए रेवेन्यू का सोर्स है। अगर सरकार के रेवेन्यूज़ की बात की जाए तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो सरकार के लिए कमाई का साधन है वो टैक्स रिसीट्स है। अब टैक्स भी दो प्रकार का हो सकता है, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? देखिए डायरेक्ट टैक्स क्या है? जहां पर टैक्स की लायबिलिटी जिस व्यक्ति पर पड़ी है
वो अगर उस लायबिलिटी को शिफ्ट ना कर सके, यानी कि जिस सरकार ने जिस व्यक्ति को असाइन किया कि उसे टैक्स पे करना है, अगर वो उस टैक्स का हिस्सा शिफ्ट ना कर सके, तो इस तरह के टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। लेकिन अगर वो उसका कुछ पार्ट या कोई कोई पर्टिकुलर हिस्सा अपने टैक्स का बर्डन जो है वो शेयर कर सके, तो इस तरह के टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। यहाँ पर टैक्स के दो कॉन्सेप्ट्स हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। So what is direct tax? A type of tax where incidence and impact of taxation fall on the same entity, यानी जिस पे टैक्स लगाया गया है और जिसको टैक्स पे करना है वो सभी व्यक्ति जो है वो एक ही है, वो अलग अलग व्यक्ति नहीं है। इसका एक उदाहरण लेते हैं इनकम टैक्स। सपोज मिस्टर एक्स जो कि हमारे एग्जाम्पल में है, मिस्टर एक्स जो है उस पर टैक्स लगाया गया सरकार द्वारा। अब जब मिस्टर एक्स पे टैक्स लगाया गया, कौन सा टैक्स लगाया गया? इनकम टैक्स। तो मिस्टर एक्स ने कितना इनकम अर्न किया इस साल में, और मिस्टर एक्स को उसी इनकम का एक प्रोपोर्शन सरकार को टैक्स के तौर पे करना पड़ेगा। तो यानी कि मिस्टर एक्स का जो टैक्स का बर्डन था वो इम्पोज किया गया मिस्टर एक्स पे, और उसकी पे करने की लायबिलिटी जो है वो भी मिस्टर एक्स पे ही है। यानी कि मिस्टर एक्स अपना बर्डन किसी से शेयर नहीं कर सकता। जितना इनकम उसने अर्न किया, सपोज उसने 1 लाख इनकम अर्न किया और उसे 10% टैक्स देना है और उसे 10,000 रुपये उस पर टैक्स देना पड़ेगा, तो ये मिस्टर एक्स को 10,000 रुपये स्वयं यानी खुद ही पे करना पड़ेगा, तो वो शेयर नहीं कर सकता। इस तरह के टैक्स को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इसके कुछ उदाहरण हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स एग्जाम्पल दे सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसके अंदर जो टैक्स जिस पे इम्पोज किया गया है वो अपने बर्डन को थोड़ा सा शिफ्ट कर सकता है किसी और पे। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, यानी कि इसमें जो वेयर द इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स डज नॉट फॉलो इन द सेम एंटिटी, यानी जिस पे टैक्स लगाया गया है और उसका इम्पैक्ट इस पे पड़ रहा है वो अलग अलग व्यक्ति भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सपोजिटली गवर्नमेंट ने एक प्रोड्यूसर एक्स, मिस्टर एक्स प्रोड्यूसर को बोला कि आप जो भी सामान बनाते हैं आपको उस पर सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। सपोज मिस्टर एक्स जो है 100 क्वांटिटी बनाते हैं। अब मिस्टर एक्स जब 100 क्वांटिटी बनाते हैं तो उस पर उनको हर क्वांटिटी पे 1 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। तो यानी कि जो 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं मिस्टर एक्स को 100 क्वांटिटीज पे 100 रुपीज़ पे करने थे टैक्स के तौर पर। लेकिन क्योंकि मिस्टर एक्स जानते थे कि भाई 1 रुपया तो मेरे से पे करना पड़ेगा, तो मिस्टर एक्स जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका 50 पैसा जो है कंज्यूमर पे शिफ्ट कर दिया, यानी उसने अपनी कमोडिटी के प्राइसेस राइज कर दिए 50 पैसा से। तो अब क्या हो रहा है, अब जो 100 रुपये यूनिट टैक्स पे करना था उसका 50 रुपया जो है वो कंज्यूमर पे कर रहा है इनडायरेक्टली, और 50 रुपये प्रोड्यूसर पे कर रहा है। तो इन दिस केस बोथ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बोथ आर पेइंग द टैक्स, यानी कि टैक्स लायबिलिटी प्रोड्यूसर के ऊपर थी 100 रुपये की जो पे करने की थी, लेकिन उसका एक हिस्सा कौन पे कर रहा है? कंज्यूमर। तो यानी कि प्रोड्यूसर ने अपना बर्डन जो टैक्स का था वो शेयर कर लिया कंज्यूमर के साथ। तो जब बर्डन कंज्यूमर के साथ शेयर किया जा सकता है तो उस तरह के टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। यहाँ पर आप बर्डन टैक्स का बर्डन शेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एक व्यक्ति है इंडिविजुअल, इस पर टैक्स का बर्डन था कि एक प्रोड्यूसर हो सकता है, इसने ये बर्डन शेयर किया कंज्यूमर के साथ और इसने शिफ्ट किया कुछ हिस्सा। तो ये जो टैक्स है वो अकेला प्रोड्यूसर नहीं उठा रहा, अब कंज्यूमर प्रोड्यूसर मिलकर इस टैक्स को शेयर कर रहे हैं। तो जहां टैक्स का बर्डन शिफ्ट किया जा सके, शेयर किया जा सके, वो सभी टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्स हैं। और जहां टैक्स का बर्डन शिफ्ट ना किया जा सके, जहां टैक्स का बर्डन जिस पर लगाया गया है उसी पर है, जैसे इस व्यक्ति पर लगाया गया और इसी को इसको एंटेल करना पड़ेगा, बर्डन कोई शेयर नहीं कर सकता, इस तरह के टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अगर हम जाने कि किस तरह का टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है या किस तरह का टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, तो उसको जानने के लिए हमें बस ये फोकस करना है, हमें एक टैगलाइन को फोकस करना है। वो टैगलाइन क्या है? हु इज हैविंग द बर्डन ऑफ टैक्स, के वेदर द बर्डन ऑफ टैक्स इज शेयर्ड और नॉट। क्या टैक्स का भार जो है वो शेयर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर वो शेयर किया जा सकता है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आएगा, और अगर वो शेयर नहीं किया जा सकता है तो वो डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आएगा। अब सवाल आते हैं कुछ एग्जाम्पल सर बताइए जिसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के हम आइडेंटिफाई कर सके। तो जैसे कि आपने सुना होगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैल्यू टैक्स, ये सभी तरह के टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स हैं। यहाँ पर सभी कंज्यूमर्स जो हैं वो कुछ ना कुछ टैक्स का हिस्सा जरूर शेयर कर रहे होते हैं प्रोड्यूसर के साथ। लेकिन इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये जितने भी टैक्सेस हैं ये जो व्यक्ति पे लगाए गए हैं उसी व्यक्ति को इन टैक्सेस को देना पड़ता है। जैसे मैंने भी इनकम टैक्स का एग्जाम्पल तो आपको पिछले अभी स्लाइड में दिया ही। अभी प्रॉपर्टी टैक्स भी ऐसे ही होता है। सपोज मेरे पास एक प्रॉपर्टी है 50 लाख की,
अब 50 लाख की प्रॉपर्टी है, उस पर सपोज 10% टैक्स बनता है, 5 लाख रुपये में टैक्स पे करना है, तो प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, मैं उसको मुझे ही उसको टैक्स को पे करना पड़ेगा, मैं उस टैक्स के बर्डन को शेयर नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर मुझे कोई गिफ्ट रिसीव हुआ और उस गिफ्ट रिसीव करने पर टैक्स मुझे देना पड़ता है, तो वो टैक्स भी मुझे ही देना पड़ेगा, वो मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता, ये भी एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है। सिमिलरली विद द वेल्थ, तो इस प्रकार के जो टैक्सेस हैं जिसमें अगर शेयर करना पड़े बर्डन, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें बर्डन शेयर ना किया जा सके वो है डायरेक्ट टैक्स। तो अगर जाने तो हम देखेंगे, स्ट्रक्चर पे वापस चलते हैं, तो हम देखा व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और रेवेन्यू रिसिप्ट्स में देखा व्हाट इज टैक्स रिसिप्ट्स, व्हाट टैक्स रिसिप्ट्स हमने जाना व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। सिमिलरली अगर हम देखेंगे, अब हमारे पास है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स, यानी कि जो पैसा टैक्स के अलावा बाकी सोर्सेज से आता है, इन सबको हम नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। अब ये नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, जैसे मैंने बताया कि वो सारा पैसा जो सरकार रिसीव कर रही है टैक्स के अलावा सोर्सेज से, वो सारा पैसा हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है। अभी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, इनमें जैसा था इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड, फीस, फाइन, पेनल्टी, एस्टेट, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, ये सारा पैसा जो है सरकार के लिए जो भी है ये नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। अब समझते हैं इन्हें फटाफट, ये क्या क्या है। जैसे इंटरेस्ट की बात करें तो अक्सर मैंने देखा कि हमारे पास 2 प्रकार की या 3 प्रकार की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभी यूटीज़ को यानी यूनियन टेरिटरीज़ को, स्टेट्स को, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को कुछ अमाउंट ग्रो करने के लिए या रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से लोन देती है। तो जब ये गवर्नमेंट लोन लेते हैं तो इस लोन के ऊपर ये गवर्नमेंट सरकार को यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं। तो जब ये इंटरेस्ट गवर्नमेंट रिसीव करती है, इस तरह का इंटरेस्ट सरकार के लिए एक नॉन टैक्स रिसिप्ट है। क्यों? क्योंकि ये रेवेन्यू रिसिप्ट हैं। क्यों? क्योंकि इससे ना तो सरकार की जो है लायबिलिटी बढ़ रही है, ना उनकी एसेट्स जो है वो कम हो रही है, फिर भी पैसा सरकार के पास आ रहा है। तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट अगेन इज अ पार्ट ऑफ अर्निंग फॉर द गवर्नमेंट, जिससे लायबिलिटी एसेट्स प्रभावित नहीं होती, इसीलिए ये नॉन टैक्स रिसिप्ट्स हैं। दूसरा है प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स। अब प्रॉफिट और डिविडेंड क्या है? अब सरकार अपनी पैसे को कभी कभी किसी कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। वो जब जो कंपनीज पहले समझते हैं व्हाट इज डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड जो है एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन जब ग्रो करती है तो जो भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करती है, तो प्रॉफिट अर्न करने के बाद वो अपने शेयर होल्डर्स को कुछ अपने प्रॉफिट का हिस्सा देती है। उस हिस्से को हम डिविडेंड कहते हैं। सपोज मेरे पास एक कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, एक्स कंपनी। अब वो एक्स कंपनी जो है वो उसने 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया। अब 100 रुपये में से 10 रुपये जो प्रॉफिट है मैंने अपने हिस्सेदारों को दिया। तो जब वो 10 रुपये मैंने दिया तो वो 10 रुपये कहलाएंगे डिविडेंड। इसी तरह जो भी व्यक्ति ने उसमें 100 रुपये इन्वेस्ट किए होंगे उसे 10 रुपये मिलेंगे, तो वो 10 रुपये उसके लिए डिविडेंड है। तो प्रॉफिट एंड डिविडेंड में, और प्रॉफिट क्या है, जो भी सरकारी कंपनीज हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, सरकार कभी कभी डायरेक्टली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस में पार्टिसिपेट करती है। जैसे कि हम देख सकते हैं पिछली स्लाइड में देखा था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, जिसमें हमने बात की थी BHEL की, हमने बात की थी सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। ये सरकारी कंपनियां जब लाभ कमाती हैं तो वो भी सरकार के लिए एक आय का स्रोत है। इससे सरकार की ना तो एसेट्स जो है वो कम होती हैं, ना लायबिलिटी बढ़ती है, और सरकार के लिए इनकम का सोर्स है। फीस तो हम जानते हैं, ये वर्ड हम स्कूल की फीस से हमने सुना ही है। फीस क्या है? एक चार्जेस है जो सरकार इम्पोज करती है, जो आपको बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल कभी आपने लाइसेंस बनवाया होगा तो उसमें आपको एक लाइसेंस फ़ी पे करनी होगी, करेक्ट। इसी प्रकार अगर आप मान लीजिए कोई सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो उसके लिए आपको वो फ़ी पे करनी पड़ेगी सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो बहुत तरह के चार्जेस सरकार ने इम्पोज किए हुए हैं ताकि वो अपनी डिफरेंट सर्विसेज से कुछ पैसा ले सके। तो वो जो पैसा सरकार रिसीव करती है, अगेन सरकार के एसेट्स लायबिलिटीज़ को इन्फ्लुएंस नहीं करता, तो ये फीस भी सरकार के लिए नॉन टैक्स रिसिप्ट्स है। फाइन एंड पेनल्टीज़ के बारे में तो मैं पिछली स्लाइड में बात कर चुका हूँ कि फाइन एंड पेनल्टी, अगर सरकार कोई फाइन लगाती है, हालांकि जो मोटिव है फाइन लगाने का वो पैसा कमाना नहीं है सरकार का मोटिव है फाइन लगाना कि एक फाइनेंशियल लायबिलिटी अगर हमको दिखती है तो हम उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए रिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो सरकार बेसिकली फाइन लगाती है ताकि जो है लोगों को लॉ को फॉलो करने के लिए फोर्स कर सके। लेकिन फिर भी जब लोग फोर्स नहीं करते हैं और उसकी वजह से सरकार को जो भी इनकम होती है वो इनकम भी सरकार के लिए उसकी एसेट लायबिलिटी को इन्फ्लुएंस नहीं करती है, और वो नॉन टैक्स रिसिप्ट्स कहलाते हैं। एस्टेट, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। एस्टेट क्या होता है समझते हैं इसे। मान लीजिए कोई व्यक्ति, एक्स व्यक्ति है, उसके पास कोई एसेट है, मान लीजिए लैंड है। अब वो व्यक्ति जो है उसका कोई हायर नहीं है, लीगल हायर नहीं है, यानी कि उसका कोई जो है वारिस नहीं है। तो जब उस व्यक्ति कोई वारिस नहीं है और वो व्यक्ति अगर किसी कारण से मर जाता है तो उस प्रॉपर्टी पे क्लेम करने वाला कोई नहीं।
वो प्रॉपर्टी, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज हैं, इस तरह की कोई भी एसेट्स हैं जिसके अंदर कोई भी वारिस नहीं है और जो व्यक्ति जिंदा है, जो व्यक्ति जो जिंदा है उसका कोई वारिस नहीं है, उसके मर जाने के बाद अगर कोई व्यक्ति उस पे जो है क्लेम नहीं करता है तो वो प्रॉपर्टी डायरेक्टली सरकार की हो जाती है और सरकार उससे रेवेन्यू जनरेट करती है। मैं इसको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज आपके घर के बाहर कोई एक ज़मीन है, वो ज़मीन किसी वाय व्यक्ति की थी और उस वाय व्यक्ति का ना कोई बेटा था, ना कोई बेटे थे, ना कोई दूर दूर का रिश्तेदार था और उसकी एक एज पास आउट होने के बाद वो व्यक्ति की डेथ हो जाती है। अब उस प्रॉपर्टी पर, जो वाय व्यक्ति की प्रॉपर्टी थी, वो ज़मीन थी, उस पर क्लेम करने वाला कोई नहीं है, ओनरशिप क्लेम करने वाला। तो ऐसे में वो प्रॉपर्टी सरकार की हो जाती है और सरकार उससे जो इनकम जनरेट करती है वो सरकार के लिए एक नॉन टैक्स रिसिप्ट्स है। और लास्ट पार्ट है इसमें गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। सरकार को भी गिफ्ट्स मिलते हैं, ग्रांट्स मिलते हैं। ग्रांट्स का एग्जांपल आप एक ये कोविड-19 स्टेज में आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से और दुनिया भर के लोग जो है सरकार को पैसा दे रहे हैं ताकि वो लोगों की मदद कर सके। ये भी, इससे भी सरकार की ना तो कोई ऐसा लायबिलिटी इन्फ्लुएंस हो रही है और सरकार के पास पैसा तो आ रहा है। इस तरह के इनकम, इस तरह का जो मनी रिसिप्ट्स हैं वो भी सरकार के लिए नॉन टैक्स रिसिप्ट्स हैं। तो अगर इन टोटल हम देखें तो हमारे पास जो भी हमने अभी आज स्ट्रक्चर में किया, स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो हमने, अगर एक ब्रीफ रिव्यू देखें तो हमने बजट रिसिप्ट्स के बारे में जाना। बजट रिसिप्ट्स क्या है? बजट रिसिप्ट्स में हम दो रिसिप्ट्स आती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट्स। अभी हम रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है? उसके रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बाद हम टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में पढ़ चुके हैं। तो रिव्यू करते हैं फटाफट। टैक्स रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स हैं जो रिसिप्ट सरकार के पास ऐसे आए जिससे ना तो सरकार की जो एसेट्स हैं वो कम हो और ना ही सरकार की लायबिलिटी बढ़े। अब ऐसे कौन कौन से रिसिप्ट्स होते हैं? ऐसे रिसिप्ट्स को हम दो पार्ट्स में डिस्टिंग्विश करते हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट जो है ये दो प्रकार से सरकार कलेक्ट, टैक्स सरकार दो प्रकार से कलेक्ट कर सकती है। डायरेक्ट टैक्स, जिसमें बर्डन जो है वो उसी व्यक्ति के पास रहेगा, जो टैक्स का बर्डन उसी को बियर करना पड़ेगा जिसमें टैक्स लगाया गया है। और इनडायरेक्ट टैक्स यानी बर्डन जो है वो टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर सकता है। तो इस तरह के जो पैसे सरकार के पास रिसीव होते हैं टैक्स से, वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, टैक्स रिसिप्ट्स। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स में हम पढ़ेंगे तो हमने क्या पढ़ा था? इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड, फीस, फाइन्स एंड पेनल्टी, एस्चैट, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, ये भी हमने पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स जो है वो रिसिप्ट्स हैं जिसमें ऐसा हो, तो वो रिसिप्ट्स जिसमें या तो सरकार के पास एसेट्स बेचकर पैसा है या लायबिलिटी बढ़ाकर सरकार के पास पैसा है। अब ऐसे रिसिप्ट्स, या एसेट्स बेच के पैसा है या लायबिलिटी बढ़ा के पैसा है, ऐसे रिसिप्ट्स को हम कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं। अब ये रिसिप्ट्स तीन टाइप के हो सकते हैं। वन इज रिकवरी ऑफ लोन, अदर इज बोरोइंग्स एंड थर्ड वन इज अदर रिसिप्ट्स। इसमें भी दो पार्ट्स आते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग। तो जानते हैं इनके बारे में क्विकली। रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन क्या है? देखिए, जब सरकार, मैंने जैसे बात किया था कि जब इंटरेस्ट की मैंने बात बताया था पिछले स्लाइड के अंदर, जब सरकार किसी को लोन देती है तो वो लोन के ऊपर सरकार जब किसी को लोन देती है तो जिसके पास वो लोन होता है वो सरकार के लिए डेटर बन जाता है। अब बोलेंगे सर डेटर क्या होता है? डेटर वो होता है जिसने आपका पैसा लिया हो और उसे फ्यूचर में आपको वापस करना हो। अब ये डेटर्स जो है एक एसेट है। कैसे एसेट है? उदाहरण के लिए एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपके पास 200 रुपये है। 200 रुपये में से आपने 100 रुपये अपने एक फ्रेंड को दे दिए, तो आपके पास ओनरशिप राइट कितने रुपीस के ऊपर है? आपके पास 200 रुपये के ऊपर ओनरशिप राइट है। लेकिन 200 रुपये में से 100 रुपये तो आपके पास हैं, लेकिन 100 रुपये जो है वो आपके पास नहीं है, वो 100 रुपये आपके फ्रेंड के पास है। समझे? अभी 100 एकदम कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो उसको ऐसा करते हैं कि आपने 150 रुपये अपने फ्रेंड को दिए और 50 रुपये आपके पास है, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो 50 रुपये तो आपके पास हैं, वो तो आपकी एसेट है ही, और जो 150 रुपये आपके पास नहीं है वो आपके दोस्त के पास है, वो भी तो आप ही की है। तो वो आपके लिए, जो फ्रेंड है आपका, वो आपके लिए डेटर है। तो वो डेटर जो है वो आपके एसेट का हिस्सा है। तो जब वो आपके एसेट का हिस्सा है, तो जब वो व्यक्ति, आप उससे अपना लोन रिकवर कर लेंगे, उसको आप कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, वो 150 रुपये आपको वापस दे देगा, तो क्या हुआ? आपके डेटर जो है वो रिड्यूस हो गए। तो अगर आप देखेंगे कि जब आपने किसी को लोन दिया तो वो डेटर बन गए, यानी कि एसेट्स बन गए सरकार के लिए। जब उनसे आप ऐसा लोन रिकवर कर लेंगे तो आपके पास पैसा तो आया, लेकिन वो पैसा कैसे आया? आपके एसेट्स को रिड्यूस कर कर आया। तो जब आप रिकवरी करेंगे लोन की तो आपके एसेट्स डिक्रीज हो जाएंगे। तो पैसा आपके पास आ रहा है लेकिन आपके एसेट्स कम हो रहे हैं। तो इस तरह के पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल एसेट्स। दूसरा देखते हैं बोरोइंग्स। बोरोइंग्स तो बहुत सिंपल है। जब आप किसी से लोन लेते हैं
पहले वाले में आप लोन दे रहे थे, अब यहाँ लोन ले रहे हैं। तो जब आप किसी से लोन लेते हैं तो आपके पास एक बर्डन क्रिएट हो गया कि आपको उसको फ्यूचर में ब्याज के साथ उसको पैसा वापस करना है। तो जब आप उसको पैसा वापस करेंगे, अब उसको फ्यूचर में करना है आपके पास, तो इसका मतलब आपकी क्या हो गई, आपकी देनदारी बन गई फ्यूचर में। आपकी जब देनदारी बन गई फ्यूचर में तो इसका मतलब आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। पैसा तो आपके पास आया लेकिन आपकी लायबिलिटी बढ़ गई भाई। तो जब पैसा आपके पास आया और आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, इस तरह से जो पैसा आपने रिसीव किया, इस तरह के पैसे को, इस तरह के रिसीव जो आपने पैसे को किया, इस तरह के पैसे को हम कैपिटल रिसिप्ट्स बोलेंगे। ये बोरोइंग्स भी कैपिटल रिसिप्ट्स है। अदर रिसिप्ट्स में हम दो प्रकार के रिसिप्ट्स होते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग्स। तो इसको एक एक करके समझते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट है जब आप, डिसइन्वेस्टमेंट समझो, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाना, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब पैसा निकालना। इस शब्द से ही आपको समझ में आ जाएगा। तो जब पैसा निकालने का अर्थ क्या है, देखिए डिसइन्वेस्ट का मतलब क्या है। सरकार के पास ओनरशिप राइट है अपने कंपनीज के, जैसे कि मैंने बताया था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, बेल। तो जब ऐसे इंडस्ट्रीज का जो सरकार के पास जो हिस्सेदारी है, सरकार का कुछ हिस्सा या पूरा का पूरा क्षेत्र भी जब सरकार किसी प्राइवेट सेक्टर को दे देती है, तो इस तरह सरकार अपना पैसा निकाल रही है। भाई ओनरशिप राइट सरकार के पास है, सरकार के पास सपोज उसमें 70% शेयर्स है, उसमें से सरकार 70% में से अपने शेयर रिड्यूस करके 50% करती है, यानी 20% शेयर्स की ओनरशिप राइट सरकार ने ट्रांसफर की फ्रॉम इटसेल्फ टू द प्राइवेट सेक्टर, अपने आप से प्राइवेट सेक्टर को। तो सरकार ने अपना पैसा वापस लिया, विनिवेश किया, पैसा निकाला। तो ऐसा निकालने से क्या हुआ कि उसके पास जो 70% एसेट्स थे वो रिड्यूस होकर 50% हो गए। तो सिर्फ 70% एसेट रिड्यूस हुए, पैसा तो आया लेकिन एसेट रिड्यूस हो गया है। अगेन अगर कोई पैसा एसेट रिड्यूस हो गया है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल रिसिप्ट्स। एंड लास्ट स्मॉल सेविंग, आपने कभी सुना होगा किसान पत्र, NSCs, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। तो सरकार जब इंडिविजुअल लोग जाके इनमें पैसा जमा करते हैं, जब इंडिविजुअल लोग स्मॉल सेविंग्स करते हैं, सरकार ऐसे सेविंग स्कीम्स निकालती है। तो जब इनमें सेविंग्स करते हैं तो आपके लिए तो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जब आप इसमें निवेश करते हैं, आप पैसा लगाते हैं उस तरह की स्कीम्स के अंदर, तो गवर्नमेंट की तो लायबिलिटी बन जाती है। गवर्नमेंट के पास तो पैसा आ गया लेकिन गवर्नमेंट की लायबिलिटी बन गई, उन्हें वापस फ्यूचर में उसे पे करना है। गवर्नमेंट ने एक रिसिप्ट आपको लिख के दिया है, आपको उसको दिया है, एक क्रेडिट नोट दिया आपको लिख के कि आपके लिए तो कि आपको वो पैसा वापस करेगी फ्यूचर में, इतने साल के बाद इतने ब्याज के साथ इतना पैसा आपको वापस करेगी। तो यानी कि सरकार के पास पैसा आ तो रहा है लेकिन लायबिलिटी क्रिएट कर आ रहा है। इस तरह के पैसे को हम अगेन क्या ट्रीट करेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। तो क्विकली रिव्यू करते हैं, फटाफट रिव्यू करते हैं आज की हमारी जो इस वीडियो है उसमें हमने क्या क्या लर्न किया, और फटाफट फिनिश करते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड को भी कि हमने आज के टॉपिक के, आज हमारा टॉपिक जो था वो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट था, जिसमें हम पूरा फोकस जो है बजट रिसिप्ट्स पे ला रहे थे। तो हमने जाना रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में और कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी रिसिप्ट्स थी? वो रिसिप्ट्स जिससे सरकार की या तो एसेट्स जिससे सरकार की ना तो एसेट्स डिक्रीज हो ना लायबिलिटी बढ़े, और कैपिटल रिसिप्ट जिससे सरकार की या तो एसेट डिक्रीज हो या लायबिलिटी बढ़े। और इनके सब पार्ट्स के बारे में हमने जाना। जैसा कि मैंने कहा कि ये मेरे पार्ट्स बन रहे हैं टॉपिक्स के, तो अभी हम इस वीडियो के अंदर केवल रिसिप्ट्स के बारे में फोकस करेंगे। मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सपेंडिचर और एक कंपैरिजन हम इसके अंदर प्लॉट करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द वीडियो।